हेलो मेरे वीपी के लाडलो, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। भैया जैसे आपको पता ही है लक्ष्य सीरीज चल रही है। एक बार हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया तो उसको खत्म ही करेंगे, लेकिन पार्ट पार्ट में हम खत्म करते जा रहे हैं। और अब हमारा चल रहा है अध्याय 3, जिसमें पहला पार्ट हो चुका है। उसमें कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, और जो कॉन्सेप्ट बताया ना, ग्राफिकल विधि बताई है मैंने। तुम्हारी समीकरण को, जो रेखिक समीकरण होती है ना, दो रेखिक समीकरण, उनको हल करने के लिए ग्राफिकल विधि बताई है तुम्हें। अब वो विधि तुम्हारे भैया उसके ऊपर पूरी की पूरी एक्सरसाइज है जो उसमें मैंने बताया है, तो उसी का यूज करके आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। और भाई बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, और तुम्हें बता देता हूं उस एक्सरसाइज में ना मेरे लाडले में क्वेश्चन 1 कराऊंगा, ठीक है ना, क्वेश्चन 2 कराऊंगा और क्वेश्चन 3 कराऊंगा। 3 क्वेश्चन में कराने वाला हूं, इनके सभी पार्ट में कराऊंगा इसी के अंदर। तो बस लेक्चर में बने रहो, वीडियो शेयर कर दो सभी को। देखो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन डेली पढ़ेंगे। कंसिस्टेंसी बनाने के लिए मैं तुम्हारे लिए क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं लेकिन डेली पढ़ रहे हैं। तो एक एक लेक्चर को देखते जाओ, फिर मैं 1 शॉट भी लेकर आऊंगा जिसमें हम पूरा चैप्टर खत्म करेंगे और बहुत अच्छे से हम प्रिपेयर करेंगे। अब की बार फुल मार्क्स लेकर आने वाले हैं, बस तू देखता जा, ठीक है। चलो चलो भाई लाडलो, चलो भाई मेरे लाडलो, आगे बढ़ते हैं बिना किसी बकवास के। देख भाई, पहला तेरा जो इसमें प्रश्न है वो ये है कि भाई ये जो तुम्हें दे रखा है ना प्रश्न, इसको तुम्हें पहले समीकरण बनानी है, रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण बनाने के बाद उसको ग्राफीय विधि से सोल्व करना है। ग्राफीय विधि से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब मैं तुम्हें यही बताऊंगा कि अगर कोई प्रश्न ऐसे शब्दों में आ जाए तो उसे हम उसका हम पहले रेखिक समीकरण कैसे बनाते हैं, इसे बड़े ध्यान से समझना है। इसमें बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, तो इसमें तुम्हें गलती नहीं करनी। देख सबसे पहले क्या है, सबसे पहले प्रश्न को पढ़, सबसे पहले प्रश्न को पढ़। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया? 10 विद्यार्थियों ने। चलो जी, यहां तक हम समझ गए। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। वापस आ जाकर समझ नहीं आया। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, इसका मतलब भैया लड़कियां ज्यादा हैं प्रतियोगिता में और लड़के कम हैं। लड़कियां कितनी ज्यादा हैं? 4। तो हम इसी का फायदा उठाते हुए यहां पर इक्वेशन बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे। लिखना कैसे है उस उत्तर को बड़े ध्यान से देखना, जैसे मैं बता रहा हूं कि लिखना कैसे है। देख मेरे भाई, सबसे पहले मुझे देखना है टोटल जो है ना विद्यार्थी कितने। सबसे पहली लाइन से शुरू कर दे और वहीं से लिखना शुरू कर दे। बस हमने देखा 10 विद्यार्थी है जिन्होंने भाग लिया, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? तो कुल जो है विद्यार्थी कितने हैं बताओ मुझे। कुल विद्यार्थी आपके भैया, कुल विद्यार्थी सर 10 हैं जिन्होंने भाग लिया है प्रतियोगिता के अंदर। चलो अब भैया हम ना हमें लड़कों की संख्या पता ना लड़कियों की पता, बस इतना पता है लड़कियां 4 ज्यादा हैं। तो मैं क्या करूंगा, लड़कों की संख्या को और लड़कियों को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। नहीं, चलो फिर मान लेते हैं। इसमें क्या गलत बात हो गई सर जी? मान लो ना, फिर क्यों गुस्सा कर रहे हो इतना? चल मेरे लाडले, तूने बोला है तो मान लेता हूं। देख भाई, माना लड़कों की संख्या है ना, माना लड़कों की संख्या। मैंने मान लिया कि जो लड़कों की संख्या है मेरे लाड, मैंने मान लिया जो लड़कों की संख्या है वो भैया x है, ठीक है जी। और लड़कियों की जो संख्या है वो कितनी है गुरुजी? भाई लड़कियों की संख्या कितनी होगी तू ही बता मुझे। लड़कियों की संख्या, अब एक को x मानना है तो दूसरे को क्या मानना पड़ेगा? सर जी y मानना पड़ेगा, सर जी y मानना पड़ेगा। तो लड़कों की संख्या तो सर x है और लड़कियों की संख्या y है। अब सर समीकरण कैसे बनाए? और हमें पता है जो हम अध्याय पढ़ रहे हैं 2 चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म। सर इसका मतलब है 2 चर वाले जो रेखिक समीकरण है ना, उनका युग्म पढ़ रहे हैं। युग्म मतलब पेयर मतलब जोड़ा, यानी कि 2 रेखिक समीकरण बनेंगे। इसमें 2 रेखिक समीकरण बननी जरूरी है, तभी हम इस अध्याय को आगे बढ़ा सकते हैं। तो 2 रेखिक समीकरण बनेंगी। चलो इतना भी पता है मुझे, 2 बनेंगी। हाँ गुरुजी मुझे बहुत अच्छे से पता है इसमें 2 बनने वाली है, पर वो 2 कौन सी होंगी मेरे लाड? तो हम हर केस को देखेंगे। पहला केस इसमें क्या है? पहला केस क्या कहता है कि कुल 10 विद्यार्थी हैं। कुल 10 विद्यार्थी हैं। सर जब कुल 10 विद्यार्थी हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बता तो मुझे। सर कुल विद्यार्थी 10 हैं, कुल 10 विद्यार्थी है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो लड़के और लड़कियां हैं दोनों को मिलाने पर 10 बैठ रहे हैं टोटल, यानी कि लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या बराबर 10। तो भाई लड़कों की संख्या कितनी है? x प्लस लड़कियों की संख्या कितनी है? y, और बराबर 10। यानी कि अगर मैं टोटल कर दूं लड़के और लड़कों का तो 10 आएंगे। भाई ये 10 विद्यार्थी कहीं अलग से आए हैं क्या? इनमें लड़के हैं और लड़कियां हैं। लड़के कितने हैं? x, लड़कियां कितनी है? y। दोनों को जोड़ा 10 के बराबर रखा, क्योंकि 10 टोटल थे। पहला तो यहां से बन गया। सर यहां से तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि समीकरण को कैसे यूज करना है। एक एक लाइन से हम समीकरण बना सकते हैं। पहली समीकरण बन गई। चलो दूसरे वाला केस देखते हैं। सर दूसरे वाला केस बताओ क्या है? दूसरी समीकरण कैसी बनेगी? दूसरे वाला केस तुझे भी दिख रहा होगा, पहले वाला लाइन से तो एक केस बन गया।
यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, 4 अधिक हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मैं लड़कों की संख्या में 4 जोड़ता हूं, बात समझ में आ रही है? इसने कहा लड़कियों की संख्या तब निकल के आएगी जब लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा होगी। यानी कि जैसे ही मैं लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दूंगा तो सर लड़कियों की संख्या आ जाएगी। लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दूंगा तो वो किसके बराबर आएगा? लड़कियों की संख्या के बराबर आएगा। और भैया तुम ही मुझे बताओ लड़कियों की संख्या कितनी थी? y, और लड़कों की संख्या कितनी थी? x। और x में यानी कि लड़कों की संख्या में कितना जोड़ा? 4। 4 जोड़ने पर क्या मिला मुझे? लड़कियों की संख्या मिला। इसका मतलब y बराबर x + 4। सर बहुत अच्छे से समझ आ गया, मजा आ गया सर जी, मजा आ गया। ये तेरी दूसरी। और यहाँ लाइन लिख लेना, यहाँ ये वाली लिख लेना, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यहाँ लिख लेना भैया, यहाँ लिख लेना, ठीक है? नहीं जैसे उसमें लिखा था ना ऐसे इसमें लिख लेना, लड़कियों की संख्या केस सेकंड ये है, लड़कों की संख्या से कितनी ज्यादा है भैया? लड़कों की संख्या से, बताना मेरे लाडले कितनी ज्यादा है? लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कितनी अधिक है? 4 अधिक है। ये वाली लाइन लिख लेना, ये वाली लाइन लिखने का, और उसकी 4 संख्या ज्यादा है तो इसलिए दूसरा समीकरण बनेगा। क्या यहां तक बात समझ आई? क्या एक एक बात क्लियर है? गुरुजी मजा आ गया, समीकरण बनानी सीख गए बड़े अच्छे से। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है तो लड़कों में 4 जोड़ दो और वो लड़कियों के बराबर आ जाएगा। लड़कियां y है तो लड़कियां x में 4 जोड़ दिया तो लड़कियों के बराबर आ गया। मजा आ गया, मजा आ गया। अब हमें लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है, लेकिन ग्राफीय विधि से। ग्राफीय, इसके 3 मेथड, एक ग्राफीय विधि से कर सकते हैं, एक विस्थापन से कर सकते हैं, एक विलोपन से कर सकते हैं। अगले लेक्चर में विस्थापन विधि सिखाने वाला हूं, मिस मत करना। उसके बाद जो तुम्हारी अगली एक्सरसाइज है 3.2 वो विस्थापन विधि पर ही है, जिसको कराऊंगा मैं, ठीक है? और फिर उसके बाद मैं विलोपन विधि सिखाने वाला हूं, उसके बाद एक्सरसाइज विलोपन वाली कराऊंगा। एक भी मिस मत करना। हम 2 समीकरण ऐसी हमारे पास होंगे, उसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। यही होता है चर का मान हमें निकालना है, और वो चर जो हम निकाल लेंगे x और y वो 3 तरह से निकाल लेंगे। तो आज हम ग्राफ से सीखते हैं, आज हम सीखते हैं केवल ग्राफ से। केवल किससे भैया? लाडले ग्राफ से। आज हम केवल ग्राफ से सीखते हैं कि हम ग्राफ से उसको कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है? एक छोटा सा तुम्हें नमूना बना के दे रहा हूं, इस नमूने को जरा ध्यान से देखना, इस नमूने को जरा ध्यान से देखना, और तुम्हें ही बनाना है ग्राफ। यहाँ पे थोड़ा अच्छे से ग्राफ नहीं बनेगा, पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि ग्राफ के बीच में जैसे ही होता है ना 1 2 इनके बीच में बराबर गैप होना चाहिए, पर यहाँ मैं बराबर कहाँ से रखूंगा भाई? अगर बराबर गैप नहीं होगा तो ग्राफ गलत बन जाएगा, आंसर थोड़ा गलत आ जाएगा तुम्हारा। समझ में आई है बात? समझ में आई है क्या बात? क्या इतनी बात तेरी समझ आई है? बता मुझे। ये है तुम्हारा x एक्सिस, ठीक है ना? ये तुम्हारी y एक्सिस है। 1 2 3। सर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई। 4 5, ठीक है जी। और भैया ये तो ऊपर जाना चाहिए था बट ऊपर नहीं गया, तो हम क्या करें? अरे 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 ये तो बहुत प्रॉब्लम हुआ है भैया, ये तो बहुत प्रॉब्लम हुआ है भाई। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ हो गया। मिस्टेक हुआ ये हो गया कि ये थोड़ा हमें बड़ा ग्राफ बनाना था, हम अगले पेज पे बना सकते थे, लेकिन हम इसी पे बनाएंगे सर। हम तो सर इसी पे बनाएंगे, हम तो सर इसी पे बनाएंगे। चलो इसी पे बनाते हैं। अब एक काम करो, यहाँ पे हम बनाएंगे कैसे? सबसे पहले हमें बॉक्स बनाना पड़ेगा इसका, हमें सबसे पहले इसका बॉक्स बनाना पड़ेगा, तो अगले पे ही बनाएंगे भैया। x + y = 10 है। इसके सबसे पहले निर्देशांक बनाने हैं। सबसे पहले क्या बनाने हैं? इसके निर्देशांक। निर्देशांक के लिए मुझे क्या तैयार करना है भैया? एक बॉक्स तैयार करना है। निर्देशांक के लिए एक बॉक्स बना लेना है, एक छोटा सा। समझ में आई बात? समझ में आई कुछ बात? हाँ सर जी समझ आ गई। सर जी एक एक चीज समझ आ गई। अब इस बॉक्स में एक लाइन बना लो बीच में। हाँ जी गुरुजी। और भैया पहले लिख लो x और फिर लिख लो y, ये पिछले में भी सिखा चुका हूँ। अब क्या करो, एक बार x की वैल्यू रखो, एक बार y की, कुछ भी रखो तुम्हारी मर्जी में जो आए, कुछ भी रखो तुम्हारी मर्जी में जो आए। मैं तो बताता हूँ 0 1 2 3 ऐसा कुछ भी रख लियो, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा सा यूज करना है दिमाग। अगर मैं 0 रखूंगा y 10 आएगा, y 10 आएगा, तो ग्राफ में मुझे यहाँ पर y 10 लेके जाना पड़ेगा, ठीक है? नहीं समझ में आई बात? कर सकते हो आराम से, लेकिन मैं थोड़ा कम लेके जाऊंगा। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि मैंने x जो है ना, x को मैंने 5 रख लिया, तो x को 5 रखने पर y भी 5 आ जाएगा भैया। आ जाएगा कि नहीं? देख यहाँ पे x 5 रखता हूँ तो प्लस में y बराबर में 10, इधर 5 जाके माइनस का, तो कितना आया बता मुझे? कितना आया भाई? 5 आया। निकाल लेगा इसे तो तू। अगर इस इक्वेशन में x 5 रखता हूँ तो y 10 आ जाएगी, इस इक्वेशन में अगर 5 रखता हूँ तो y भी 5 आ जाएगी। सॉरी, अब दोनों हो गए। चलो जी, अब मैं एक काम करता हूँ भैया, x को रख लेता हूँ 7, x को 7 रख लेता हूँ, ठीक है जी। x को मैंने 7 रखा तो y कितना आया भाई? 3, क्योंकि देख मैं x को 7 रखूंगा तो 7 + y बराबर में 10, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10, या 7 उधर जाके माइनस का, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो हमने 2 यहाँ पे निकाल लिए इसके निर्देशांक, ठीक है गुरुजी। ऐसे ही दूसरे वाली समीकरण, दूसरे वाली क्या है? y = x + 4,
दूसरे वाली है y बराबर x प्लस 4, दूसरे वाली है y बराबर x प्लस 4, तो y बराबर x प्लस 4। अब इसमें भी कुछ ना कुछ वैल्यू रख सर जी। मैं क्या सर जी x की वैल्यू रखनी है? नहीं, तो y की भी रख सकता है, y की भी रख सकता है, या तो y की कुछ रख ले, x की कुछ रख ले, मर्जी तेरी है। जैसे मैं यहाँ पे x की रखनी सही समझ रहा हूँ, यहाँ पे मैं y की भी रख सकता हूँ। ऐसा भी मान सकता है तुझसे कि मैंने y की वैल्यू 3 रखी, y की वैल्यू 3 रखी, तो x की कितनी आई बता, 10 में से 3 गए 7, ऐसा भी तो निकाल सकते हैं। एक एक चीज बता दी मैंने तुझे कि हम y की वैल्यू भी रख सकते हैं, x की वैल्यू भी रख सकते हैं। समझ में बात आई या नहीं? तो यहाँ पे मैं करता हूँ x की वैल्यू रखता हूँ 0, तो y कितना आ जाएगा 4। x की भाई x की जगह 0 रख दिया तो y कितना आ गया मेरे लाडले, 4 आ गया। ये तो समझ में आया ना इस समीकरण में रखने पर? हाँ गुरुजी, बहुत अच्छे से, मजा आ गया। चलो पहला पॉइंट हमारा ये बनता है यहाँ पर, तो इसका भी मैं पहले डिब्बा सा बना लेता हूँ एक, इसका डिब्बा बना लो, डिब्बा बना लो, डिब्बा बना लो। चलो भाई ये बनाया इसका डिब्बा, ठीक है गुरुजी, हम बहुत अच्छे से आपकी बात समझते जा रहे हैं। और भाई तुम्हें समझनी पड़ेगी, अगर नहीं समझोगे तो पिटोगे, नहीं समझोगे तो पिटोगे। यहाँ पे क्या निकालना था हमने, बताओ सर जी? y में x मैंने 0 रखा था तो y 4 आया था। अब की बार x को मैं कुछ और रख लेता हूँ। सर y को रख लूँ क्या? हाँ रख सकते हो, रख सकते हो, लेकिन मैं तो x ही रख रहा हूँ, और आसान है। x को मैं 1 रखूंगा, x को 1 रखूंगा तो 4 और 1 5 आराम से निकल जाएगा, y भी क्लियर है ना। x को मैंने यहाँ पे 1 रखा तो 4 और 1 5, ये 2 बन गए तुम्हारे। इसके निर्देशांक क्या क्या है लाडले? इसके निर्देशांक बता मुझे क्या है सर? इसके निर्देशांक आए हैं हमारे 5 और 5, ठीक है। दूसरा निर्देशांक क्या है भैया इसका? 7 और 3। सर हमने 7 ही पहले नंबर पे क्यों रखा? ये बात तुम्हें पहले बचपन से पता होनी चाहिए थी, लेकिन अगर नहीं पता तो फिर भी बता रहा हूँ, पहले नंबर पे हमेशा x वाला लिखा जाएगा, पहले नंबर पे हमेशा x वाला लिखा जाएगा, दूसरे नंबर पे हमेशा y वाला लिखा जाएगा। क्या बात समझ में आई है? क्या बात समझ में आई? हाँ जी। इसके निर्देशांक बता, पहले नंबर पे x वाला लिखना है, दूसरे नंबर पे y वाला, तो 0 और 4, दूसरा है 1 और 5, दूसरा है 1 और 5। समझ में आई बात? तो ये बन गए। अब अगर मुझे ग्राफ बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? ऐसे ग्राफ खींचना पड़ेगा, ऐसे ग्राफ खींचना पड़ेगा। एक बड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है गुरुजी, ये रहा बड़ा सा ग्राफ, ठीक है गुरुजी, ये रहा बड़ा सा ग्राफ। बड़े आराम से हम समझ गए हैं बड़ा सा ग्राफ कैसे बनेगा। क्लियर है बात? क्लियर है ना बात? हाँ जी। अब इस पे हम थोड़े नंबर लिख लेते हैं भाई, इस पे हम थोड़े नंबर लिख लेते हैं। नंबर क्या होंगे भाई? यहाँ आपका होगा 1, यहाँ आपका होगा 2, यहाँ होगा भाई, ये देख नंबर में ये गलतियां हो रही है, देखो इनके बीच में गैप बराबर नहीं रख पा रहा मैं, और गैप बराबर नहीं होगा तो ये तुम्हारा सवाल में जो है ना थोड़ी मिस्टेक हो जाएगी। 2 3 4 5 6 7 8 कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। चलो इधर -1, इधर -2, इधर -3, माइनस का हमारे पास कोई नंबर नहीं तो हम माइनस ज़्यादा नहीं रखेंगे। 1 2, ठीक है, सही चल रहा है काम? ग्राफ बनाना सीख रहे हैं ना? 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ऐसे हमने इसको बना लिया। इसका यहाँ हो गया -1, यहाँ हो गया -2, ये हो गया -3, माइनस की हमें जरूरत नहीं। ये y है भाई, ये क्या है भैया? y है आपका, क्या है? y। और ये क्या है आपका? x एक्सिस है। ये क्या है? x एक्सिस। सर जी ग्राफ बनाओ जल्दी जल्दी। अब हम पॉइंट दिखाएंगे, सबसे पहले तो हम पॉइंट दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? पॉइंट। पहला पॉइंट है 5 और 5, यानी कि x भी 5 है और y भी 5 है। तो x तो 5 ये रहा, इसको थोड़ा ऊपर को लेके जाओ, y 5 ये रहा, इसको यहाँ लेके जाओ, तो पॉइंट यहाँ बनेगा। ठीक है गुरुजी, पहला पॉइंट बन चुका है, ठीक है। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया सर, पहला पॉइंट बन चुका है, मजा आ गया। चलो पहला पॉइंट बन गया, इसको और बड़ा बना लूंगा ताकि मैं इस पे को जो है ना लेके जा सकूं। क्लियर है? दूसरा पॉइंट क्या है भैया? 7 और 3, 7 और 3। सर x 7 है और y 3 है, y 3 है, y कितने हैं? 3 है, और ये x 7 है। जहां पर भी ये दोनों टकरा जाएं, y 3 x 7, जहां पर भी ये दोनों टकरा जाएं तो समझ ले मेरे लाड वहीं पर पॉइंट बनेगा। जहां पर भी ये दोनों टकरा जाएं समझ ले मेरे लाड वहीं पर क्या बनेगा? पॉइंट। और पॉइंट क्या बहुत बड़ा पॉइंट बना दिया मैंने तो, पॉइंट क्या बहुत ही खतरनाक पॉइंट बना दिया मैंने तो। लेकिन भैया ये बनाना जरूरी है, ये बनाना जरूरी है। चलो चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कराओ, अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कराओ, इन दोनों से, इन दोनों से एक लाइन ड्रॉ कराओ जल्दी से। सर इन दोनों से एक लाइन, सर कुछ इस प्रकार से चली जाएगी। सर इन दोनों से एक लाइन इस प्रकार से जा सकती है सर? हाँ भाई जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। सर दूसरे पॉइंट से तो गई नहीं, दोबारा से लेके जाओ। हम ऐसे लेके जा सकते हैं, ऐसे 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 कैसे, ठीक है नहीं? चलो ये गए हम, ये बन गई आपकी पहले वाले की लाइन, पहले वाला ग्राफ आपका तैयार है। चलो दूसरे वाले से ग्राफ बनाते हैं, इस दूसरे वाले से ग्राफ बनाते हैं, दूसरे वाले से ग्राफ बनाते हैं। दूसरे वाला क्या है? 0 और 4। तो पहला है 0 और 4, 0 और 4, 0 और 4। सर जी 0 और 4, 0 और 4, 0 और 4,
तो यानी कि x 0 है y 4 है, तो ये रहा पहला पॉइंट। तो ठीक है गुरुजी। दूसरा है 1 और 5, x 1 है और y 5 है, x 1 है और y आपका 5 है, ये रहा गुरुजी यहाँ पर कुछ ऐसा। जब ग्राफ पेपर पे बनाओगे ना बिल्कुल अच्छे से बनेगा, जब ग्राफ पेपर पे बनाओगे बिल्कुल अच्छे से बनेगा, वहाँ कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं होगी। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या मेरी इतनी बात समझ आई जो मैं कह रहा हूँ? ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो बड़े अच्छे से बनेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर भी क्या करना है भैया, एक और लाइन हमको ड्रॉ करा देनी है। हाँ गुरुजी, एक और लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कराते हैं, एक और लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कराते हैं। ये गई कुछ इस तरह से। ठीक है गुरुजी, मजा आ गया। लेकिन इनसे हमें पता क्या चल रहा है, एक तो लाइन ये जा रही है भैया, एक लाइन ये जा रही है भैया, समझ में आ गई बात। और ये पॉइंट आप हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं भैया, ये 5 और 5 है, हम इनको नोट कर देंगे। और ये भैया आपका 7 और 3 है, ये पॉइंट भैया आपका 1 0 और 4 है, ये भैया 1 और 5 है। लेकिन एक पॉइंट और बना है इसके अंदर, अगर तुम ध्यान दे रहे हो, ये वाला पॉइंट जहां पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया। अब जहां पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया, जो वो वाला पॉइंट बना, वही तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है, वही हल है, वहीं से x और y की वैल्यू निकलेगी। सर कैसे? अब ध्यान से देखिए, बनाए किसके पास में 7 और इधर किसके पास में 3, इधर किसके पास में 7, इधर किसके, थोड़ा सा देखो साथ में हमने ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये 7 के बराबर बनेगा। जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे ना बिल्कुल 7 के सामने आएगा और ये 3 के सामने। तो ये पॉइंट आपका बना है 3 और 7। क्या पॉइंट बना है? 3 7। सर 7 3 क्यों नहीं लिख सकते? अभी बताया नालायक, पहले नंबर पे हम x वाला, दूसरे नंबर पे y वाला लिखते हैं। ठीक है जी। अब ये 3 और 7 लिखा है, तो अब तू मुझे एक बात बता, सॉल्यूशन मुझे मिला 3 और 7, सॉल्यूशन मुझे कितना मिला भाई? 3 और 7, सॉल्यूशन मुझे कितना मिला भाई लाडले? 3 और 7। ठीक है, नहीं ये फालतू का ग्राफ बना दिया हमने इधर। सॉल्यूशन मुझे कितना मिला भैया? 3 और 7। अबे क्या हो जा रहा है ये, इसको रब करना था यार। चलो सॉल्यूशन मुझे 3 और 7 मिला। कितना सॉल्यूशन मिला? 3 और 7। 3 और 7 में पहले वाला x है, दूसरे वाला y है। तो x मैंने क्या मानना था मुझे ये तो बता दे लाडले, x मैंने क्या मानना था? मुझे 3 और 7 मिलता है, एक हल मिलता है मुझे, एक इसमें हल मिलता है, एक हल मुझे मिलता है जो है 3 और 7। और 3 और 7 में जो ये है ये x है और ये है ये y है। और x मैंने क्या मानना था? तू खुद ही बता दे भाई। x मैंने मानना था लड़कों की संख्या, तो मुझे बता लड़कों की संख्या कितनी हुई, जल्दी बता मुझे, जल्दी बता जल्दी बता। सर अब तो आसान हो गया, सर अब तो आसान हो गया। लड़कों की संख्या आती है सर 3, है ना? और अब मुझे बता लड़कियों की संख्या कितनी है, जल्दी बता जल्दी बता। सर लड़कियों को हमने y मानना था सर लड़कियों को हमने y मानना था सर, और लड़कियों को y मानना था, तो लड़कियों की संख्या हो गई 7। ऐसे हम हल निकाल लेंगे ग्राफी विधि से। क्या समझ में आई बात? क्या समझ में आई बात? एक एक चीज समझ में आ गई कि मजा आ गया। ठीक है, नहीं हम समीकरण कैसे बनाते हैं तुम्हें समझ आ गया होगा, एक एक चीजें। समीकरण बनाने के बाद हम ग्राफ कैसे बनाते हैं वो भी तुझे यहाँ बहुत अच्छे समझ आ गया। 2 पॉइंट का यूज करके हम बना सकते हैं, जहां वो ग्राफ टकराएगा वही उसका हल होगा, सॉल्यूशन होगा। उस हल में जो तुम्हारा निर्देशांक आएगा, पहले वाला x होगा, दूसरे वाला y होगा। पीछे जाके देख लेना x किसको मानना था, y किसको मानना था। x मानना था हमने लड़कों की संख्या को, y मानना था लड़कियों की। तो लड़कों की संख्या थी 3 और लड़कियों की संख्या थी 7। ऐसे निकलेगा। मजा आया ना? मजा आया ना? मैंने तुम्हें बता दिया, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा गलती होती है, शब्दों वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, समीकरण ही नहीं बनती। फिर ग्राफी विधि से पूछ लिया तो कैसे करोगे बताओ? ऐसे करेंगे। ज्यादातर पूछा जाता है प्रतिस्थापन विलोपन से, लेकिन ये पता होना चाहिए जब तुम्हारे पास एक्सरसाइज है। भाई ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें समीकरण बना के दे रहा हूं, तुम्हें करना है केवल इसका ग्राफ तुम बनाओगे। आ जाओ भैया, समीकरण बना के दे रहा हूं और तुम ही लिखोगे, माना ज्यादातर, मैं तो थोड़ा लिखूंगा। देख 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है। इसका मतलब हमारे पास पेंसिल है और कलम है, और हमें पता नहीं कि एक पेंसिल का कितना रेट है और एक कलम का कितना है। भाई मुझे 5 पेंसिल और 7 कलम का मिला के रेट दे रखा कि मैं 5 पेंसिल खरीद कर लाया, 7 कलम खरीद कर लाया, दोनों को मिलाने के बाद 50 रुपए मैं उसको दे के आया। तो मेरे पास टोटल रेट तो है, लेकिन एक का रेट नहीं है। तो मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा, एक पेंसिल का मूल्य देखूंगा। सबसे पहले तो मैं देखूंगा भैया एक पेंसिल का मूल्य। तो मुझे ये बता एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा। मैंने मान लिया x, माना एक पेंसिल का मूल्य भैया x, ठीक है नहीं। और एक कलम का मूल्य कितना मान लूंगा मैं सर जी? एक कलम का मूल्य मैं मान लूंगा सर, एक कलम का मूल्य मेरे लिए हो जाएगा y। भाई कलम वाले को y मान लिया, इसको x मान लिया। तो पहला केस क्या बनेगा मुझे बता। केस फर्स्ट, यहां मैं लिख लूंगा प्रश्नानुसार, क्या लिख लूंगा? प्रश्नानुसार, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या है भाई, केस बनेंगे। पहला केस क्या है? पहला है कि 5 पेंसिल 7 कलम है,
5 पेंसिल है, 5 पेंसिल का मूल्य प्लस 7 कलम का मूल्य, 5 पेंसिल का मूल्य और 7 कलम का मूल्य मुझे दिया है भाई 50 रुपये, मुझे दिया है भाई 50 रुपये। समझ में आई बात? समझ में आई कुछ बात? हाँ गुरुजी बहुत अच्छे समझ में आ गई कि पहला केस ये है, मैं 5 पेंसिल ले गया, 7 कलम ले गया, दोनों को जोड़ के 50 रुपये देने हैं मुझे, तो 5 पेंसिल का मूल्य कैसे निकाल लूं? अब तू मुझे एक छोटी सी चीज बता, अगर तेरे पास में एक पेन का मूल्य है 5 रुपये, ठीक है, और मैं तुझे बोल देता हूं कि भैया 7 पेन लेके आ, 7 पेन लेके आ, तो तू मुझे बता 7 पेन कितने में लेके आएगा? कितने में लेके आएगा? तू एकदम बोल देगा सर 35 रुपये में। क्या किया तूने? क्या किया तुमने? इस 5 की और इस 7 की गुणा कर दी। तो कभी भी अगर मेरे पास एक चीज का मूल्य हो और मुझे उसे 2, 3, 4, 5 संख्याओं में खरीदना हो, तो जितने में भी खरीदना हो उतने की गुणा कर देंगे। अगर मेरे पास एक पेन का मूल्य है और मुझे 7 पेन खरीदनी है, तो मैं 5 की गुणा 7 में कर दूंगा। अगर मेरे पास एक पेन का मूल्य है 5 रुपये और मुझे 5 ही पेन खरीदनी है, तो मैं 5 में गुणा कर दूंगा। समझ में आई कुछ बात? समझ में आई कुछ बात या नहीं? अगर मेरे पास एक पेन का मूल्य है और मुझे 10 पेन खरीदनी है, और मुझे 10 पेन खरीदनी है, एक पेन का मूल्य 5, 10 खरीदनी है, तो मैं 10 में गुणा कर दूंगा। ऐसे ही यहाँ पर एक पेंसिल का मूल्य मेरा x रुपए है, एक पेंसिल का मूल्य मेरा x रुपए है, मुझे 5 पेंसिल खरीदनी है, तो मैं 5 की गुणा x में कर दूंगा। क्या बात समझ आई? एक का जो मूल्य होता है उसकी गुणा मैं कर दूंगा जितनी मुझे खरीद के लेके आनी है। एक का मूल्य यहाँ पे x है, खरीद के 5 लेके आया तो 5x हो गया। ऐसे ही प्लस एक कलम का मूल्य मेरे पास y है, खरीद के 7 कलम लाया तो 7y हो गया, और बराबर में 50। यहाँ से इक्वेशन बनी कि नहीं बनी बस ये बता दे। यहाँ से इक्वेशन बनी कि नहीं बनी बस तू ये बता दे पहले। ये समीकरण समझ आई तुझे? क्या तुझे समीकरण समझ आई? भाई अगर एक चीज के मतलब मान लो मेरे पास कोई भी चीज मुझे लेनी है और उसका मुझे एक का मूल्य पता है कि सर एक पेन लाऊंगा तो उसका मूल्य मुझे पता है, और अगर मुझे 10 पेन लानी है तो 10 पेन में मैं एक पेन के मूल्य की गुणा कर दूंगा, 12 पेन लानी है तो 12 में गुणा कर दूंगा उसके एक पेन के मूल्य की। ऐसे ही एक पेंसिल का जो रेट है उसकी गुणा मैं 5 में कर दूंगा क्योंकि 5 पेंसिल खरीद के लानी है। ऐसे ही एक कलम का जो रेट है उसकी गुणा मैं 7 में कर दूंगा क्योंकि 7 कलम खरीद के लानी है। और जब वो इन दोनों को खरीद के लाया, 5 पेंसिल और 7 कलम, 5 पेंसिल और 7 कलम, 5 पेंसिल और 7 कलम जब दोनों खरीद के लाया तो 50 रुपए देख आया, तो दोनों का मूल्य मिला के हो गया 50 रुपए। यहां से पहले समीकरण, यहां से पहले का समीकरण। क्या अब समझ आई चीजें? क्या समझ आई चीजें? मजा आ गया होगा, मजा आ गया होगा, है ना? मजा आ गया। अब ऐसा ही केस सेकंड है, अब ऐसा ही केस सेकंड है ना? ऐसा ही केस सेकंड है। भाई एक बात याद रखना, इस केस सेकंड में मैं क्या कर रहा हूं, केवल डायरेक्ट तुम्हें इक्वेशन बना के दे रहा हूं, तुम लिख लोगे इसमें, तुम लिख लेना इसमें भैया। ये क्या लिख लोगे? 7 पेंसिल का मूल्य प्लस 5 कलम का मूल्य, तुम लिख लेना ये, ठीक है? मैं तो बस थोड़ा सा लिख रहा हूँ, 7 पेंसिल प्लस 5 कलम, ये मूल्य जरूर लगा लेना आगे, है ना? ये इनका मूल्य है। तो 7 पेंसिल का मूल्य बता, एक पेंसिल का रेट x है तो 7 का जी सर 7x हो गया, प्लस में एक कलम का मूल्य y है तो 5 खरीद के लानी है तो जी 5y हो गया। और जब वो दोनों को खरीद के लाया, 7 पेंसिल और 5 कलम खरीद के लाया, तो कितने रुपए दे के आया भाई? 46। तो कितने रुपए दे के आया वो? 46। तो ये बन गया तेरी दूसरी इक्वेशन। समझ आई बात? समझ आई बात? बड़े अच्छे समझ में आ गई होगी, बड़े अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई होगी क्या कह रहा हूं मैं, है ना? भाई क्या हुआ, क्या हुआ तेरे साथ में? तेरे साथ में ये हुआ कि एक बार तो 5 पेंसिल और 7 कलम खरीद के लाया 50 रुपए में, एक बार दूसरे केस में वो 7 पेंसिल और 5 कलम खरीद के लाया तो 7x प्लस 5y, और कितने में खरीद के लाया? 46 में, तो दोनों का रेट 46। अब तेरे पास दोनों समीकरण है मेरे भाई, ग्राफ बना लेना। कभी x की वैल्यू कुछ रख देना इसमें, एक बार x की 0 रख दे, एक बार y की रख के देख ले, एक बार x की 0 रख दे, एक बार y की रख के देख, जो पॉइंट आएगा उसको ग्राफ पेपर पे बनाना, ग्राफ पेपर पे सटीक ग्राफ बनेगा। उम्मीद है तुझे एक एक चीज समझ आ गई होगी। चल दूसरा सवाल करते हैं। ऐसे दूसरा सवाल है a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 की तुलना करने पर, यानी कि इनकी तुलना पढ़ने पर हमें ज्ञात करना है, जो समीकरण हमें दे रखी है उसमें हमें क्या देखना है कि वो प्रतिच्छेद करती है क्या एक बिंदु पर, या वो समांतर है, या वो समपाती है। भाई मेरे लाडले, मैंने कल ही बताया था, अगर प्रतिच्छेद कभी भी लाइन करेगी, अगर कभी भी लाइन प्रतिच्छेद करेगी, अगर कभी भी लाइन प्रतिच्छेद करेगी एक बिंदु पर, प्रतिच्छेद करेगी एक बिंदु पर, एक बिंदु पर अगर वो प्रतिच्छेद करेगी कभी भी, यानी कि जो ग्राफ गया है ना, जैसे हमने ये ग्राफ बनाया था, जैसे हमने ये ग्राफ बनाया था, इस पे देख रहा हो तो इन दोनों लाइन एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है, एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, वही प्रतिच्छेद है लाडले, है वही प्रतिच्छेद है, ठीक है नहीं? अगर ये करेगी कभी भी तो क्या होगा इस केस में, a1 बटे a2 बराबर में b1 बटे b2,
यानी कि ये जो A1 और A2 और B1 B2 होंगे ना, इनका रेशो बराबर नहीं होगा भाई, इनका अनुपात बराबर नहीं होगा। और अगर वो समपाती है, अगर वो समांतर है भाई, अगर वो समांतर है भाई, ये मैं पिछले उसमें भी सिखा चुका हूँ आराम से, अगर वो समांतर है तो क्या होगा, A1 बटे A2 बराबर हो जाएगा B1 बटे B2 के, लेकिन फिर ये C1 C2 के बराबर नहीं होने का, फिर ये C1 C2 के बराबर नहीं होने का, C1 बटे C2 के बराबर नहीं होने का। समझ में इतनी बात आई या नहीं आई? समझ में इतनी बात आई या नहीं आई? बस इतना बता दे, समझ में ये बात आई या नहीं आई? और नहीं आई तो अभी समझ जाएगा जब सवाल कराऊंगा, रुक जा बस एक बार। और अगर वो समपाती है भाई, और अगर वो समपाती है मेरे लाडले, समपाती कैसी होती है अभी बताता हूँ। तो उसमें क्या होगा, A1 बटे A2 बराबर में B1 बटे B2 और बराबर में C1 बटे C2। क्या इतनी बात समझ आई? क्या इतनी बात समझ आई? देख भाई, समांतर लाइन तो होती है, एक लाइन ये जा रही, एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है नहीं, और दूसरी ऐसे जा रही है, इसके बराबर जस्ट एकदम ऐसे बराबर बराबर ऐसे, जो बीच में कहीं भी इनके बराबर गैप है और ये कहीं पर भी नहीं टकरा रही, कहीं पर भी एक दूसरे के साथ नहीं टकरा रही, मैं तुम्हारी समांतर रेखा है जिसको पैरेलल लाइन कहते हैं। तो अगर कभी भी समांतर रेखाएं ग्राफ में जाएगी, ये ग्राफ है, अगर इसमें कभी भी दो रेखाएं ऐसे जाएंगी तो इसका मतलब क्या होगा, पहले दो अनुपातों का तीनों अनुपातों का रेशो, अबे ये क्या कर दिया, इसमें पहले दो अनुपातों का रेशो बराबर होगा, तीसरा बराबर नहीं होगा, ठीक है। और अगर वो लाइन प्रतिच्छेद करती है ऐसे किसी एक बिंदु पर, तो भैया उसमें शुरू के ही दो अनुपातों का रेशो बराबर नहीं होगा। और अगर वो लाइन क्या होती है भैया, और अगर वो लाइन समपाती है, समपाती का मतलब एक लाइन ये गई, ठीक है जी, एक लाइन ये गई, ठीक है जी, ठीक है, और दूसरी लाइन इसके ऊपर को चली गई, दूसरी लाइन इसके ऊपर को चली गई, एकदम एकदम ऊपर को, यानी कि बिल्कुल ऊपर गई, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर, ठीक है नहीं। तो इसमें क्या है, हर पॉइंट पे क्या है भैया, एक दूसरे को काट रही है, एक दूसरे के ऊपर, एक लाइन ये गई, दूसरी जस्ट इसके ऊपर, एक लाइन ये गई, दूसरी जस्ट इसके ऊपर, ये समपाती है, ये समपाती है। और समपाती की पहचान क्या होगी, जब ये तीनों अनुपात बराबर होंगे। तो हमें यही बताना है कौन सी समपाती है, कौन सी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और कौन सी तुम्हारी क्या है, समांतर है, वो बताना है यहाँ पे। अब तो तुम समझ गए होंगे बहुत आराम से कि सवाल में करना क्या है। हाँ गुरुजी, और हमें पता है जो ये इक्वेशन होती है ना, इसमें x के साथ वाला A1 हो जाता है, y के साथ वाला साइन के साथ में B1 और ये C1, ये A1, ये A2, ये B2 और ये C2, पता है ना। तो अब हम निकालते हैं A1 बटे A2, A1 कितना है भाई 5 और A2 कितना है 7, ठीक है गुरुजी। अब हम निकालते हैं B1 बटे B2, B1 कितना है -4 और ये कितना है 6। अगर मैं काटता भी हूँ 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो सर जी ये -2/3, क्या तुम्हें बराबर दिखे? हाँ या ना? बराबर नहीं है ना, तो गुरुजी बराबर नहीं है, इसका मतलब हमारे पास में केस कौन सा बनता है, A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। तो बता मुझे क्या होगा इसमें, बता मुझे क्या होगा इसमें। एक बिंदु पर क्या होगा भैया, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होगा, एक बिंदु पर क्या होगा भैया, प्रतिच्छेद करके जाएगी वो लाइन, ठीक है नहीं। बात समझ में आई या नहीं आई? इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ गुरुजी समझ गए। ऐसे बताना है कि एक बिंदु पर वो रेखाएं से दोनों दो रेखाएं बनेंगी, वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। तो पहले केस में तो प्रतिच्छेद आ गया, पहले केस में तो प्रतिच्छेद आ गया। दूसरे वाला चेक कर लो, इसमें दूसरे वाला चेक कर लो। A1 कितना है भैया, ये रहा A1, ये रहा A2, तो 9/18 ये है तुम्हारा A1 बटे A2। तो भैया इसको काटेंगे तो 1/2 आ गया, ठीक है जी। ऐसे ही मैं B1 बटे B2 निकाल लेता हूँ, B1 कितना है 3, ये आ गया 6। ऐसे ही मैं इसको काटता हूँ तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है जी। ऐसे ही C1 बटे C2 निकाल लूंगा, C1 कितना है 12 और ये है 24, तो 12 दूनी 24। जब मैं इसको काटूंगा तो ये भी 1/2 आ गया। सर जी बहुत आसान हो है, तो बहुत आसान हो गया सर। इसमें हुआ है A1 बटे A2 बराबर में B1 बटे B2 और सर बराबर में C1 बटे C2। तीनों ही लाइन बराबर आ गई। अगर तीनों बराबर आती हैं तो मेरे लाडले कैसी लाइन जाएगी बता मुझे। सर समांतर रेखा बनेगी, सर समांतर रेखाएं बनेगी, सर समांतर पैरेलल लाइन जाएगी। ये केस हम देख चुके हैं सर। सर समांतर बनेगी। सर जी गलती हो गई, अरे मुझे माफ कर दे, अरे मुझे माफ कर दे, मेरे से गलती हो गई भैया। संपाति बनेगी जब तीनों बराबर होंगी। अभी खुद ही बताया, खुद ही गलत कर दिया। संपाति बनेगी जब तीनों रेशो बराबर होंगे। संपाति मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन। चलो तीसरे पॉइंट में तुम करके बताओगे क्या, तुम करके बताओगे, होमवर्क है तुम्हारे लिए, तुम करके बताओगे इसमें संपाति बनेगी, प्रतिच्छेद करेगी या समांतर बनेगी, ठीक है नहीं? क्लियर है? चलो आगे। इसमें भी ऐसे इनका रेशो ही देखना है, इनका अनुपात की तुलना करनी है। लेकिन अब की बार बताना है कौन सा संगत है कौन सा असंगत है, कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। यही देख ले भाई, यही देख ले। जो प्रतिच्छेद वाली होगी ना तेरी, जो प्रतिच्छेद वाली होगी वो संगत होगी, ठीक है। और जो तेरी समांतर होगी भैया, जो तेरी समांतर होगी वो असंगत होगी। ये पिछले वाले में बता चुका हूं बड़े आराम से, फिर भी बता रहा हूं। और जो तेरी संपाति होगी भैया वो भी संगत होगी।
तो इसका मतलब यह है अगर वो संपाती आ जाए यानी कि तीनों का अनुपात बराबर आ जाए तब भी संगत होगी तुम्हारी। अगर शुरू के दो का ही अनुपात बराबर नहीं आए तो वो तब भी संगत होगी। लेकिन अगर वो तीनों वो शुरू के दो बराबर आ जाए, तीसरा बराबर ना आए, समांतर हो, तो समांतर वाले केस में संगत होगी, केवल समांतर वाले केस में संगत होगी, वरना संगत पे ही रहेगी। तो इसमें भी देख ले, सबसे पहले इन इक्वेशन को सही करके लिख ले, 3x + 2y सबको एक साइड ले ले, 5 इधर ले ले, माइनस का 5 बराबर में 0। इसको भी ऐसे ही लिख ले, 2x माइनस में 3y 7 को इधर लिया, माइनस का 7 बराबर में 0। अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 तेरे पास में है। अरे वाह गुरुजी मजा आ गया। अब मुझे तू ही बता देगा फटाफट, मेरे से पहले लिख दे, a1 बटे a2 बता कितना, जल्दी मेरे से पहले लिख दे। सर जी a1 है 3 a2 है 2। अरे वाह मजा आ गया, मजा आ गया। चल b1 बटे b2 बता, तू ही बताएगा, तू ही बताएगा। सर जी ये है 2, हाँ, और ये है माइनस का 3, बराबर ही नहीं आए सर, यहीं पे गलती हो गई। इसका मतलब a1 बटे a2 बराबर नहीं है सर b1 बटे b2 के। और ऐसे केस में तो सर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ऐसे केस में तो सर जी दो लाइनें जाएंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, और जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं सर उसको हम संगत बोलते हैं, सर उसको हम संगत बोलते हैं। वो एक दूसरे की संगत में आ गई तो वो संगत। जहां दोनों लाइन सीधी निकल गई, एक दूसरे की संगत में नहीं है, वो असंगत है। जब दोनों लाइन काट के जा रही है एक दूसरे को, यानी कि एक जगह मिली है ना वो, तो वो संगत। और जब एक के ऊपर दूसरी जा रही है वो तो भाई महासंगत हो गया, वो तो संगत में ही जा रही है, तो वो भी संगत है। क्लियर है? चलो एक और सवाल कर लो, इस इक्वेशन को सही करके लिख लो, 2x माइनस 3y माइनस में 8 बराबर में 0। अब इसको भी सही करके लिख ले, 4x माइनस में 6y 9 को इधर लिया, माइनस का 9 बराबर में 0। मजा आ गया सर। a1 a2 a3 तुझे पता ही चल गया होगा, ऊपर वाले हैं b1 b2 b3 ये वाले रहे। सर जी a1 बटे a2, तो a1 बेटा मेरे लाडले 2 है, b2 तेरा 4 है, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, इसको काटूंगा तो 1 बटे 2 आ जाएगा। सर जी b1 बटे b2, b1 भाई तेरा माइनस का 3 है और ये माइनस का 6 है, नीचे माइनस से माइनस, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, तो 1 बटा 2 आ गया। सर जी c1 बटे c2, बेटा c1 माइनस का 8 है और c2 तेरा माइनस का 9 है, माइनस से माइनस काटूंगा तो 8 बटे 9 आ गया। कौन कौन से तुझे बराबर दिख रहे, तेरी आंख खुली ना। सर जी ये शुरू के दो बराबर हैं, बाद का बराबर नहीं है। इसका मतलब केस बनता है a1 बटे a2 सर बराबर है b1 बटे b2 के, और सर c1 बटे c2 के बराबर ये नहीं है। और तुझे मैं बता चुका हूं जब शुरू के दो बराबर हो, आखिरी वाला बराबर ना हो, तो इसका मतलब भैया वो असंगत है। असंगत का मतलब कैसी लाइन जाएगी, वहां से कैसी लाइन जाएगी सर जी, यहाँ से समांतर रेखाएं जाएंगी, समांतर रेखाएं जाएंगी। ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, ये गया ग्राफ, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, समझ आई बात। दो लाइनें ऐसे चली जाएंगी, समांतर रेखाएं होंगी, और समांतर रेखाएं जो होती है वो असंगत है। केवल समांतर वाले केस में असंगत है, बाकी तुम्हारा संगत रहेगा। केवल समांतर वाले में असंगत है, बाकी तुम्हारा प्रतिच्छेद वाला भी संगत और संपाती वाला भी संगत। तो संगत असंगत अगर बताना हो तो ये है तुम्हारे लिए, ठीक है, बहुत आसान है भाई, ये तुम्हारा होमवर्क। चलो इसको करा देता हूँ, इसके बाद होमवर्क, ठीक है, इसको करा देता हूँ। इसको सही करके लिख ले, 3 बटे 2x, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें भी गलती कर देंगे, 5 बटे 3y, 7 को इधर ले आया, माइनस के 7 बटे बराबर 0, 9x माइनस में 10y बराबर में, ये माइनस का 14 इधर ले आते हैं 0, इनको इधर लिया है ना। चलो अब तेरे पास a1 a2 b1 b2 सब कुछ है सर। चल बता, a1 बटे a2, सर a1 है 3 बटे 2, हाँ सर, और बटे में a2 है सर 9। अगर इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं तो इसके बटे में कितना है भैया, 1 है। इसका मतलब सीधी सी बात है, समझ में आई बात, समझ में आई बात। हाँ गुरुजी। अब अगर कभी भी ऐसा 4 वाला भाग बन जाए, इसलिए ये सवाल तुझे करा है, अगर कभी भी ऐसा 4 वाला भाग बन जाए तो याद रखना, बीच वाले की गुना बीच वाले के साथ कर, नीचे वाले की गुना ऊपर वाले के साथ कर, ठीक है गुरुजी। तो अब बता मुझे कितना आया, नीचे वाले की गुना ऊपर वाले के साथ कर, 3 ही कम 3, ठीक है, यानी कि 3 की गुना 1 में कर दी। अब 9 की गुना 2 में कर दी, 9 दूनी 18, अब इसको काट दिया, 3 ही कम 3, 3 छंग 18। अब क्लियर है सर, अब मजा आ गया सर, अब मजा आ गया। चल ऐसे ही b1 बटे b2 कर, b1 बटे b2 कर, b1 सर 5 बटे 3 है, b1 सर 5 बटे 3 है। चलो, और भैया ये तुम्हारा माइनस के 10, माइनस के 10 है सर, माइनस के 10 है सर, ये तो सर ये तो माइनस के 10वां है सर, ये तो माइनस के 10वां है। तो क्या हुआ, क्यों रो रहा है, इसकी गुणा बीच वाले के साथ कर, इसकी ऊपर वाले के साथ कर, ठीक है जी। तो b1 बटे b2 कितना आएगा, 5 ही कम 5, और 10 की क्या करेगा माइनस 30, माइनस साथ में आएगा, ध्यान रखना 10 वाले के साथ माइनस है तो 10 या 30 या माइनस 30 ही होगा, ठीक है सर। तो ये आ जाएगा 1/6, लेकिन माइनस का, और वो 1/6 कैसा था भाई, प्लस का था। देखो यहाँ प्लस का 1/6 था और यहाँ पर माइनस का 1/6, यहीं पर अंतर हो गया। ये ऐसे ही फंसाएगा तुझे एग्जामिनर, ऐसे ही फंसाएगा तुझे एग्जामिनर कि ये प्लस का भाई साहब, ऐसे ही बोर्ड के पेपर में फंसते हैं, और ये माइनस का। बच्चे प्लस माइनस नहीं देखेंगे, हमेशा याद रख, जब भी तू a1 a2 b1 b2 लिख रहा हो ना, तो यहाँ पर अगर तू b2 की वैल्यू देख रहा है मेरे लाडले, तो -10 है,
-10/1। समझ में आई बात? तो हमेशा साइन के साथ लिखना, हमेशा साइन के साथ लिखना। तो ये याद रख, वो 1/6 प्लस का ही 1/6 माइनस का, यही गलती करेगा तू सिर्फ 1/6 लिखेगा, तू देखेगा सर जी A1 A2 और B1 B2 का रेशो तो बराबर है, तो ये लिख के आ जाएगा सर जी A1/A2 और सर बराबर में B1/B2। और फिर आगे तू C1 देखेगा, इसमें चेक करेगा और फिर तू कहेगा सर जी C1 तो बराबर नहीं, सर इसका मतलब ये असंगत हो गई, पहले दो बराबर तीसरे वाला बराबर नहीं, यानी कि A1 B1 मतलब A और B वाला तो बराबर हो गया, C वाला बराबर नहीं तो असंगत हो गया, है ना। ए वाला बी वाला बराबर हो जाए, सी वाला बराबर ना हो तो असंगत होता है। लेकिन तू ये गलती कर देगा, अगर तेरी यहाँ खुल रही हो तो मुझे दिख रहा है कि A1/A2 और B1/B2 ही बराबर नहीं है, ये प्लस का है ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का। तो ये छोटी छोटी गलतियां जो नहीं करनी, ये छोटी छोटी गलतियां जो नहीं करनी। अब जब शुरू के ही बराबर नहीं है तो भैया ये संगत है, क्योंकि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, क्योंकि इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। अरे बहुत खतरनाक ग्राफ बनाया, क्योंकि इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, है ना, ऐसे दो लाइनें जाएंगी, एक पॉइंट पर टकराएंगी, तो एक बिंदु पर टकराएंगी तो प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी तो संगत है। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। ले लाड ले, अब जा, अब तेरे लिए भी तो कुछ काम छोड़ दूं थोड़ा सा, है सेम काम करना है, ऐसे A1 A1 B2 B2 करके कर देना। तो भैया ये बहुत छोटी सी क्लास थी, हालांकि हमारी थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है ना, लेकिन कोई नहीं, 5 7 10 मिनट तो चलता है, 30 मिनट के लेक्चर से ऊपर भी। पर मुझे उम्मीद है तू तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ गया होगा। शब्दों से कैसे बनाते हैं भाई समीकरण समझ गया, ग्राफिकली कैसे दिखाते हैं समझ गया, A1 B1 C1 की तुलना कैसे करके संगत असंगत बताया जा सकता है, कैसे तुम्हारा बता सकता है कौन सा प्रतिच्छेद करती है एक बिंदु पर लाइन, दो मिलकर कौन सी दो लाइन समांतर जाएंगी, कौन सी दो लाइन समपाती होंगी, बड़े आराम से क्लियर हो गया होगा। और अगर भाई एक एक चीज समझ आई है ना, मजा आया है लेक्चर में, तो लाइक जरूर किया कर, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दे। और मिलता हूं अगले लेक्चर में, सीरीज को जारी रखते हैं, कम समय में अच्छे से पढ़ाई करते हैं, हैबिट बनाते हैं, ताकि हम बोर्ड के एग्जाम, जो 10वीं का बोर्ड है ना, उसके एग्जाम तक पहुंचने तक हमारी हैबिट बन जाए अच्छे से, बहुत अच्छी हैबिट बन जाए, फिर हम ज्यादा घंटे भी पढ़ पाएंगे। तो चलो फिर, जय हिंद।